बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक पेंडेमिक इन्फेक्शन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब फैल चुका है, ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज़ में। तो डेंगू की अगर हम डेफिनेशन की जाए तो डेंगू फीवर इज़ अ इन्फेक्शन, पेंडेमिक इन्फेक्शन दैट इज़ कवरिंग ओवर अ ह्यूज जियोग्राफिक एरिया। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक है पेंडेमिक और दूसरी है एंडेमिक। पेंडेमिक वो होता है कि जिसमें एक इन्फेक्शन एक ह्यूज जियोग्राफिकल एरिया में इन्फेक्ट कर चुका होता है, पीपल में फैल चुका होता है। और एंडेमिक वो होता है जिसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को कोई भी इन्फेक्शन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में एक पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है पेंडेमिक और एंडेमिक, ये बुक्स में बाज़ औक़ात ये लिखा आ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि WHO के पास जो अब तक इसके डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं वो है 100 मिलियन तक, और जिसमें कि 2.5 मिलियन एवरी ईयर इजाफा हो रहा है। लेकिन इसका जो एजेंट है वो एक फ्लेवी वायरस है, एक फैमिली फ्लेवी वायरस है, उसका ये डेंगू वायरस जो उनसे बिलोंग करता है। और इसके आगे 4 सब टाइप्स हैं जिनको हम सीरोटाइप्स भी बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो ये इसका जो सोर्स होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन होता है। इन्फेक्टेड पर्सन है कोई भी पर्सन जिसको ऑलरेडी डेंगू है, तो वो उससे आगे ये फिर देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसे है। डेंगू का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो वेक्टर बोर्न है। वेक्टर बोर्न वो होता है कि जिसमें कोई भी आपको इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड कोई भी आपको बाइट करता है, इंसानी जिस्म से वो ब्लड सक करता है, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके ब्लड में ये वायरस होता है, ये उस इंसेक्ट के पास चला जाता है और वो इंसेक्ट आगे किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसमें ये फिर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसके अगर हम एजेंट, सोर्स का एजेंट जो देखें तो वो इसमें होता है कि ये एक मॉस्किटो की सब क्लास है जिसको हम एडीज़ फैमिली बोलते हैं, एडीज़ फीमेल मॉस्किटो। एडीज़ इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोक्रिप्टस, ये दो मोस्टली जो है ना ये डेंगू को जो है ना फैला रहे होते हैं। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड जो 3 से 18 दिन का होता है और इस पीरियड के दौरान ये इंसानी जिस्म में रेप्लिकेशन करता है। और इतनी दौरानिए में जो इस इंसान में ये वायरस होता है, सिम्टम्स आने तक ये इन्फेक्शस भी हो चुका होता है, कोई भी होस्ट जो होता है। इन्फेक्शियस से मुराद के इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाता है। उसमें अगर किसी भी जिस इंसान को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है डेंगू वायरस से, उसको कोई भी इंसेक्ट बाइट करता है, जिसमें ये हमने अभी देखा कि एडीज़ इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोक्रिप्टस जो फीमेल मॉस्किटो हैं, तो ये वहाँ से फिर ब्लड सक करेंगे और वहाँ से ये एक्वायर कर लेंगे डेंगू वायरस को, और किसी फिर आगे हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इसका जो होता है। एक और चीज़ इसमें देख रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान डेंगू वायरस से, फीवर से, तो वो रिकवर हो जाता है। लेकिन ये जो वायरस एक बार उस मॉस्किटो में चला गया तो वो मॉस्किटो टिल डेथ जो है वो इन्फेक्टिव होता है। वो अगर जिस भी इंसान को बाइट करेगा तो उसमें ये इन्फेक्शन आगे ट्रांसफ़र करता जाएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लें तो डेंगू वायरस की और डेंगू फीवर की, तो हिस्ट्री ये सबसे पहला केस इसका लेट 90s में 80s में डिस्कवर हुआ था और सामने आया था। उसके बाद फिर ये फार ईस्ट एशिया में फैलता चला गया। इंडिया में ये 2005 में आया था। पाकिस्तान में जो रिपोर्ट केस हुआ था इसका 2006 में हुआ था। लाहौर में जो पेंडेमिक सबसे पहला इसका हुआ था वो 2009 में हुआ था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं डेंगू के रिस्क फैक्टर ये हैं कि अब कल तो वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही वर्ल्ड वाइड, तो जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, तो जो ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं। इसमें ग्लेशियर और डेंगू का क्या कंसेप्ट है, वो ये है कि जो ग्लेशियर आर्टिक्स में हैं उनमें मिलियंस ऑफ स्ट्रेन्स पड़े हैं अभी मुख्तलिफ वायरसेस के। जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो जो वायरस हैं वो इंसानों तक किसी न किसी तरीके से उनकी रसाई हो रही है। तो ये वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके बाद देखते हैं कि डेंगू का जो सीज़न है, किस सीज़न में ये पीक पे होता है। वो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वो 15 अप्रैल टू 15 अक्टूबर तक होता है। ये जो इसका टाइम होता है इसमें ये टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होना शुरू हो जाता है। मच्छर जो है मॉस्किटो की जो फजाइश ज़्यादा होती है, लार्वा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है। तो इसमें ये जो मॉस्किटो एडीज़ इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोक्रिप्टस होता है, इसकी नशोनुमा अच्छी हो रही होती है। तो ये इसका पीक टाइम होता है। तो अगर टेम्परेचर लेस दैन 25 डिग्री हो तो उसमें ये वेक्टर जो है ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
इसलिए ये सर्दियों में डेंगी के जो है ना केसेस बहुत कम नज़र आते हैं और ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंगी के आउटकम्स क्या आते हैं। डेंगी फीवर के आउटकम्स में ये 5 to 10% केस जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं और ऑलमोस्ट 90 to 95% एसिम्टोमेटिक होते हैं। डेंगी के आउटकम्स में देखें तो 5 to 10% जो केसेस होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं और 90 to 95% जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। और जो एसिम्टोमेटिक होते हैं वो मोस्टली चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि इनमें रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इतने डेवलप नहीं हुए होते जहाँ पे वायरस ने अटैक करता था जिन सेल्स पे। हर वायरस का एक रिसेप्टर सेल होता है, होस्ट सेल होता है जिस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे एक वायरस अटैक करता है। तो चिल्ड्रन में ये वाले जो रिसेप्टर होते हैं फॉर डेंगी वायरस जो वो इतने डेवलप नहीं होते तो इसलिए वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं और उनमें एसिम्टोमेटिक ये डेंगी फीवर होता है। और सिम्टोमेटिक में ये मोस्टली हेमोरेजिक होता है और नॉन हेमोरेजिक फीवर होता है। हेमोरेजिक में हम फिर इसको बोल देते हैं, टर्म आ जाती है डेंगी हेमोरेजिक फीवर। और अगर हेमोरेज ज़्यादा हो जाए तो वो फिर शॉक की तरफ इंसान जाना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर हम डेंगी शॉक सिंड्रोम भी बोल देते हैं। आगे अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस पे आ जाएं तो डेंगी जब एक वेक्टर बाइट करता है किसी भी हेल्दी पर्सन को तो डेंगी वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद ये उसमें अपनी रेप्लिकेशन करता है और ये फिर अल्टीमेटली बोन मैरो को सप्रेस करता है इंसानी जिस्म में। जब बोन मैरो सप्रेस होती तो ये होता है कि जो सेल्स प्रोडक्शन होती है ब्लड की वो कम होना शुरू हो जाती है। और उसमें हम देखते हैं कि ऑल ओवर द सेल जो पैनसाइटोपिनिया नहीं होता, सारे सेल्स जो हैं वो उसकी प्रोडक्शन नहीं कम होती, सिर्फ बाईसाइटोपिनिया होता है। बाईसाइटोपिनिया में ये होता है कि WBC की कमी होती है और साथ में थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होती है। डेंगी वायरस की पैथोजेनेसिस में देखते हैं कि जब एक वेक्टर जो है डेंगी वायरस को किसी भी इंसानी जिस्म में दाखिल करता है तो उसके बाद ये वायरस इंसानी जिस्म में अपना इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान अपनी रेप्लिकेशन करता है और सिम्टम्स आने तक ये अच्छी खासी जो रेप्लिकेशन कर चुका होता है और उसके बाद ये फिर बोन मैरो सप्रेशन करता है। ये इसका मेन इफेक्ट होता है इंसानी जिस्म में। बोन मैरो के जैसे तमाम ये मेडिकल रिलेटेड जितने भी हमारे दोस्त वो जानते हैं कि बोन मैरो से सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ब्लड सेल्स की। तो ये जब माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स को सप्रेस कर देता तो ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाती है। तो पैनसाइटोपिनिया नहीं होता, पैनसाइटोपिनिया होता है कि जिसमें ऑल सेल्स ऑफ ब्लड जो होता है उसकी कमी हो जाती है। ये नहीं होता डेंगी में, इसमें सिर्फ बाईसाइटोपिनिया होता है। बाईसाइटोपिनिया में ये होता है कि सबसे पहले हमारे WBCs कम होते हैं, वाइट सेल्स ल्यूकोपेनिया शुरू हो जाता है और उसके बाद प्लेटलेट्स की कमी शुरू हो जाती है जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को बॉडी जो इंसानी ह्यूमन बॉडी जो है ये टॉलरेट कर जाती है। जो जिसमें मोस्टली ये होता है कि जो डेंगी में हेमोरेजिक फीवर होता है वो ये होता है कि उसमें एक बार इंसान रिकवर होता है, रिकवरी के बाद फिर एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती है इंसानी जिस्म में। एक हमने पहले स्टार्ट में वीडियो में देखा था कि डेंगी वायरस फ्लेवी वायरस की 4 सीरोटाइप्स हैं। अब एक सब टाइप इंसानी जिस्म पे अटैक किया तो उसके खिलाफ एक किस्म की एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब एक बंदा उससे रिकवर हो गया, फिर कोई और वेक्टर आया, उसके बाद दूसरी सीरोटाइप थी वो इंसानी जिस्म में मुंतकिल हुई। जो पहले एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी उन्होंने देखा कि इसकी रिजेंबलेंस है इस एंटीजन के साथ, तो उसके साथ अटैक करने की कोशिश करेंगी लेकिन उसको मुकम्मल एरेडिकेट नहीं करेंगी। तो एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनने शुरू हो जाएंगे। और वो कम्प्लेक्स पहले तो ये होता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकली ये होता है कि इम्यूनिटी में ये होता है कि एंटीजन एंटर हुआ, एंटीबॉडीज़ बनी इम्यून सिस्टम से और उन्होंने एंटीजन जो भी माइक्रोब था उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे सीरोटाइप दूसरा जब आता है फ्लेवी वायरस का तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो कम्प्लेक्स ब्लड वेसल्स की वाल्स जो होती हैं इन पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं जिससे वेस्कुलाइटिस होता है। वो वेस्कुलाइटिस एक्चुअली जो हेमोरेज करता है। तो हम मोस्टली ये कंसेप्ट मिसकंसेप्ट हो जाता है डेंगी वायरस में, डेंगी फीवर में, कि जो हेमोरेज होता है वो तो प्लेटलेट्स की कमी से हो रहा है। हाँ, प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं इसमें, लेकिन हेमोरेज की जो मेन काज होती है वो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन से वेस्कुलाइटिस और वेस्कुलाइटिस से ये फिर आगे जाके हेमोरेज होना शुरू हो जाता है। और ये हेमोरेज जो होता है इसको फिर अब थर्ड स्पेसिंग भी बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से लीक होना शुरू हो जाता है, प्लाज्मा जो है, तो वो फिर पेरिटोनियम में
ये इसमें जमा होना शुरू हो जाता है, तो जिससे फिर ये ब्लड की कमी होती है, तो साथ ही शॉक की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम डेंगी शॉक सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। DHF के बाद डेंगी शॉक सिंड्रोम आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में ये देखते हैं कि एक प्रेजेंटेशन इसकी ये है कि फ़ीवर के साथ आता है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होती है, राइगर्स होते हैं, चिल्स होती है, माइल्जिया होता है, आर्थ्रैल्जिया होता है। और इसलिए आर्थ्रैल्जिया बोलते हैं कि जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, इसलिए इसको हम बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं। तो इसकी ये मेन का कोई भी आपके पास पेशेंट आएगा वो बोलेगा कि मुझे कल से या 2 दिन से जोड़ों का दर्द हो रहा है और हड्डी तोड़ जो है वो बुखार हुआ है, तो ये इसी वजह से बोलते हैं इसको बोन ब्रेक फीवर, क्योंकि इसमें ये डेंगू वायरस की वजह से आर्थ्रैल्जिया बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि ये सीरोलॉजी सबसे बेस्ट होती है, CBC करवाते हैं। CBC में हमें मिल जाती है फाइंडिंग्स के सबसे पहले WBCs कम होते हैं, उसके बाद फॉलोड बाय थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और साथ में हिमेटोक्रिट बढ़ना शुरू हो जाता है। हिमेटोक्रिट इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि ल्यूकोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो हो रहा होता है, RBCs जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, मतलब वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन पूरा करके ही ख़त्म होगा, तो RBCs की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से ये हमें अच्छी फाइंडिंग्स मिल जाती है लैब में। तो फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट में हम फिर आइनोट्रोप्स भी देते हैं, IV फ्लूइड्स भी लगा दिया रिससिटेशन के लिए, ताकि पेशेंट जो शॉक से बाहर निकल आए। और फिर अगर लैब फाइंडिंग्स में हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सीवियर मिल रहा है, जिसमें कि लेस दैन 20,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर आ रहे हैं, तो फिर हम प्लेटलेट कंसनट्रेट लगा देते हैं ताकि मज़ीद प्लेटलेट्स कम ना हो। तो फिर नेक्स्ट प्रोफिलैक्सिस आ जाता है। प्रोफिलैक्सिस में ये है कि इसकी वैक्सीन नहीं है, डेंगू वायरस की वैक्सीन तो है नहीं, तो इसलिए फिर इसका सबसे बेहतरीन बचाव यही है कि हम वेक्टर से बचा जाए, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ किया जाए, एंटी मॉस्किटो कॉयल यूज़ की जाए, ताकि ये वेक्टर बाइट ना करे और ये वायरस को ट्रांसफ़र आगे एक पर्सन टू पर्सन ना करे। तो ये थोड़ा सा इसका डेंगू वायरस के बारे में आज हमने व्यू लिया।